जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए नया टॉपिक फॉर द ज्योग्राफी एंड जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट कन्वेंशंस। बिकॉज हमें पर्टिकुलरली या तो कन्वेंशन याद नहीं रहती है, या तो उसका ईयर याद नहीं रहता है, या उसका जो ऑब्जेक्टिव है ये याद नहीं रहता। और इन्हीं तीन चीजों से क्वेश्चन आता है, या तो आपसे कन्वेंशन पूछी जाएगी, ईयर पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा साथ में क्या कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सारी की सारी कन्वेंशंस बिल्कुल एकदम क्रिस्प फॉर्म में, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको रिटेन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द 1971 ईयर एंड सबसे पहले बात करेंगे रामसर कन्वेंशन की। सो हाल ही में कुछ नए वेटलैंड्स और भी इंक्लूड किए गए हैं। 1971 में रामसर कन्वेंशन को लाया गया। बात करें रामसर क्या है, तो रामसर एक सिटी है जो कि ईरान के अंदर है एंड उसी के ऊपर इसका नाम भी रखा गया है। और जो फोर्स में लाया गया था दैट इज इन 1975, डन, नोन एज द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स। एंड बात करें इंडिया की, इस टाइम पे इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम पे 80 वेटलैंड्स हैं। 5 अभी रिसेंटली अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे जो हमने मनाया 2 फरवरी को, उसी से पहले इंक्लूड किए गए। सो अडॉप्टेड इन द सिटी ऑफ ईरान रामसर। तो इस वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी देखा, हमने नेशनल पार्क्स देखे, हमने बोटानिकल गार्डन्स देखा। अब उसके बाद गवर्नमेंट्स के स्टेप्स कौन से कन्वेंशंस लेके आते हैं वर्ल्ड वाइड पे हम बात करें, ताकि हम चीजें कंजर्व कर सके। सो यस द फर्स्ट वन इज द रामसर कन्वेंशन, जो आई थी साल 1971 1971 में, और जो उसको लागू किया गया था दैट इज इन द ईयर 1975। नेक्स्ट इज आवर स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर दिस इज अप्लाइड इन 2001 में, ये पिक्चर में आई थी। 2004 में इसको अप्लाई किया था। अब हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इशू इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो 2001 में भी एक चीज जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उनके लिए इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को लाया गया था। कुछ पॉल्यूटेंट्स को इसमें बैन किया था। 12 डज, अगर आप लोगों ने सुना होगा 12 डर्टी डजन का कंसेप्ट, उसके अंदर 12 हमने पॉल्यूटेंट्स मेंशन किए कि जिनको कम किया जाए ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। जेनेवा में साइन की गई थी, दैट इज इन द स्विट्जरलैंड। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आई थी? 2001 में। एंड पॉल्यूटेंट पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए ही इसको लाया गया था। Now next is CITES, Convention on International Trade in the Endangered Species of both plants and animals, fauna and flora। 1963 में ये आई थी एंड अप्लाई किया गया 1975 में। तो पॉइंट ये हम सब जानते हैं कि हर एक जगह के कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे, कुछ ऐसा फौना या फ्लोरा मींस एनिमल्स एंड प्लांट्स होंगे जिनको अगर हम ट्रेड करें तो हो सकता है कि उनके लिए हंटिंग ज्यादा करनी पड़े, डन, या फिर उनके ट्रेड की वजह से क्या होगा, जहां पे वो पर्टिकुलर जहां से वो बिलोंग करती है स्पीशीज, वहां पे कोई इशू आ जाए। बिकॉज हम सब जानते हैं हर एक स्पीशीज किसी ना किसी रीजन की वजह से उस पर्टिकुलर जगह पे रहती है, डन। साइट्स यही चेक करता है कि कोई इलीगल ट्रेड ना हो, कोई बॉडी पार्ट्स ट्रेड करने के लिए किसी एनिमल्स को ना मारा जा रहा हो। सो यस, दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जो करता है साइट्स। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आई थी ये, 93 में अप्लाई की गई है। तो डायरेक्टली नाम ही बता रहा है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए पर्टिकुलरली इस कन्वेंशन को लाया गया था। अब नेक्स्ट है बॉन कन्वेंशन, 1979 में ये आई थी, 1983 में इसको अप्लाई किया गया था। सो कन्वेंशन ऑन द व्हाट? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बॉर्न कन्वेंशन के साथ हमेशा याद रखिएगा जो माइग्रेटरी स्पीशीज आती हैं, ठीक है, ये एनिमल्स के लिए पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। सो वाइल्ड एनिमल्स जो किसी भी रीजन की वजह से अपनी जगह छोड़ के नई जगह पे माइग्रेट करके आते हैं, उन्हीं के लिए साइन की गई है बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न को ऐसे हर लोग बॉर्न कहीं और हुए लेकिन आ कहीं और गए, डन। तो ये जब माइग्रेटरी वाइल्ड एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे, सो वी टॉक अबाउट द बॉर्न कन्वेंशन। नेक्स्ट इज द वियना कन्वेंशन। अब वियना कन्वेंशन आई थी 1985 में एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू whom? ओजोन। वियना कन्वेंशन हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग ओजोन होल, जो हमें किससे बचाती है? अल्ट्रा वायलेट रेज से, डन। बिकॉज अगर ये डायरेक्टली आने लगी तो स्किन कैंसर और भी बहुत ज्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसलिए वियना कन्वेंशन पिक्चर में आई थी 1985 या 88 में इसको अप्लाई किया गया, एंड दैट इज फॉर प्रोटेक्शन फॉर द ओजोन लेयर, करेक्ट। सो वियना ओजोन लेयर। ना नेक्स्ट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में इसकी स्टार्टिंग में बात जो पर्टिकुलरली फोर्स में आया है दैट इज इन द ईयर 1989 में। ये किसके लिए है? जो सब्सटेंसेस
ओजोन लेयर को हार्म करते, तो मतलब ये ना के बाद आई है देखो, ठीक है, तो हो सकता है ओजोन लेयर के बारे में उन्होंने स्टडी किया, उसको जो सब्सटेंसेस हार्म करते हैं ओजोन लेयर को, उनको बैन करने के लिए पर्टिकुलरली इस कन्वेंशन को लाया गया, दैट इज आर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ध्यान रखिएगा, वियना है ओजोन के साथ, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज विद हुम, विद द ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल का पिक्चर में आई थी 2005 में, हाँ स्टार्टिंग मीटिंग ये कब हुआ था, दैट इज इन द 1997। प्रोटेक्शन टू रिड्यूस व्हाट, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है जी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसके लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए। बॉर्न कन्वेंशन, जहां वो बॉर्न नहीं हुआ है वहां आ गए, माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए। वियना किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, substances which deplete the ozone, depleting substances for the ozone layer, उसी चीज के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी। बात करें क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर, सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। डन। नाउ नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। सो 1992 में मीटिंग स्टार्टेड, फोर्स में 1994 में। combat climate change through adaptation and mitigation efforts directed at the control of emission of the greenhouse gas। so सिंपल सी बात है, ये भी किसके लिए आए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ठीक है। एक है अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन, ठीक है। अडेप्टेशन तो आपको पता है, आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। मिटिगेशन क्या, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर क्या हो गया, अडेप्शन। प्रिवेंशन क्या हो गया, मिटिगेशन, मिटिगेट। जब अंदर गेट से मिट्टी आएगी तो आप क्या करोगे, गेट बंद करोगे ना। तो मिट्टी के आने से पहले के जो हमें मेजर्स लेने हैं उसके ऊपर फोकस करना है। और अडेप्टेशन, अब मिट्टी अंदर आ चुकी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करना है। तो वो क्या हुआ, अडेप्टेशन। सो अडेप्टेशन मतलब जो चीजें ऑलरेडी खराब है उनको हम सही कर लें, और जो खराब हो सकती हैं उनके लिए पहले से कुछ हम प्रोविजंस ऐसे ले, कोई ऐसे स्टेप्स ले ताकि वो खराब हो ही ना, ठीक है जी। सो अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस, पर्टिकुलरली फॉर द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन पिक्चर में आई थी, ठीक है जी। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द रियो समिट। अब रियो समिट कब आया था, 1992 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन 1992 एट रियो डी जेनेरियो, दैट इज इन ब्राजील, ठीक है जी। सो पहले जो नाम है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, उसी के ऊपर इसका नाम भी रखा गया, एंड वी आल्सो कॉल देम एज द अर्थ समिट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इन पर्टिकुलर कन्वेंशंस में काम किया गया, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज आर व्हाट, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये कब आई, 1994 में। देन 1996 में इसको अप्लाई किया। देखो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हम सब जानते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, लैंड क्लियरिंग्स, ठीक है, हम सब जानते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, मॉल्स, ये सब बनाने के लिए लैंड क्लियर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन के अंदर जा रहे हैं, ओवर यूज ऑफ द लैंड, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होने लगी, तो क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन। सो यस, यूएनसीसीडी जो हुआ था वो किस कब हुआ था, कौन सी ईयर में, 1994 में। एंड पिक्चर में यही आया था कि डेजर्टिफिकेशन से बचने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है जी। सो 1996 में ये फुली फोर्स में था, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन की कब बात हुई थी इसके बारे में, दैट इज द ईयर 1994। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द बेसल कन्वेंशन, 1989 में बात हुई, 1992 में अप्लाई किया गया। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल्स। सिंपल सी बात, आप सब जानते हैं, चाहे मेडिकल वेस्ट हो, ठीक है, कोई और फैक्ट्री हो जिसमें हजार्डस मतलब खतरनाक कोई एसिड्स हो सकते हैं, कुछ भी है, उस तरह के वेस्ट को जब आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मान लीजिए एक कंट्री है एक्स, एक कंट्री है वाई, एक्स ने कोई चीज मैन्युफैक्चर की और बचत में निकले एसिड्स, वेस्ट था। अब अगर ये डायरेक्टली वाई में भेज देगा और वहां फेंक देगा, वाई ने अलाउ भी किया हुआ है, लेकिन क्या होगा इन द लॉन्ग रन, क्या ये एसिड्स उसको हार्म नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उसी के ऊपर बात की है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो दोनों पे बहुत, अगर हजार्डस वेस्ट जा रहा भी है तो किस तरह से जाएगा, वेस्ट को कैसे प्रोसेस किया जाएगा, तो हर एक चीज को इसमें देखा जाएगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज द कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ये कब आई थी, 2000 में, एंड 2003 में अप्लाई किया गया। प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है जी। तो पर्टिकुलरली प्रोटोकॉल से डिसाइड किए गए फॉर द बायोसेफ्टी,
ठीक है जी। सो उन्हीं सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल में एक और जैसे भी नॉर्मली हम केमिकल्स एंड ऑल आगे करते हैं, ठीक है, भेज रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, तो उसी चीज के लिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी हमारी कंजर्व्ड रहे। नाउ नेक्स्ट इज UNREDD 2008 में हुआ ये, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो जो भी हमें एमिशंस, जब आप डिफॉरेस्टेशन कर देंगे या फॉरेस्ट को खराब करें, डिग्रेड करें कुछ भी रीजंस की वजह से, तो क्या पिक्चर में आई थी? UNREDD, ठीक है जी। सुना 2008 में आई थी। एंड किस पे ध्यान देना था? जो एमिशंस हो रही है, जो खराबियां हो रही है पर्टिकुलरली फॉरेस्ट को क्लियर करने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ताकि वर्ल्ड वाइड उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नाउ नेक्स्ट इज द नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल आई थी 2010 में, 2014 में इसको अप्लाई किया गया। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो नागोया प्रोटोकॉल्स में क्या है? जो भी जेनेटिक के रिलेटेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई नई रिसर्च आ रही है, तो उन सबको आप आपस में बांटें, एक दूसरे को आप उसके बारे में बताएं। ट्रेड अगर कुछ हो रही है, सो प्रॉपर रिसर्च वर्क्स पे काम किया जाए, प्रॉपरली ध्यान दिया जाए। सो यस, द नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? शेयरिंग जेनेटिक रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट इज COP24, ये हुई थी 2018 में। सो 24 है, मतलब 24th मीटिंग है किसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, FCC। अब ध्यान रखिएगा, UNFCCC की मीटिंग्स हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एंड अकॉर्डिंगली उनको नंबर भी दिया जाता है। सिमिलरली COP21 कब हुई थी? 2016 के अंदर। 21st मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी? UNFCCC के अंदर। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पार्टी कहाँ हुई थी। देन वी गॉट अ किगाली अमेंडमेंट 2016 में हुआ, 2019 में इसको अप्लाई किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने देखा था किसके रिलेटेड था, हमने इस पे बात की थी ऑलरेडी। दिस इज अ डिप्लीटिंग, किसके लिए? जो जोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है उसके ऊपर हमने बात करनी थी। सो उसी पर्टिकुलर चीज को एक फर्दर अमेंडमेंट दिया था, और उसको हमने क्या नाम बोला था? दैट इज द किगाली अमेंडमेंट। किसको टैकल करेगा डायरेक्टली? जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, ठीक है। नाउ दैट वाज द मिनामाटा कन्वेंशन पर्टिकुलरली फॉर मर्करी। 2013 में इस पे बात हुई, 2017 में इसको अप्लाई किया गया। International Environmental Treaty in help to protect health and the environment from the adverse effect of mercury. ध्यान रखिएगा, M for mercury, M for Minamata. So yes, Minamata Convention is related to what? Mercury से related, कि mercury से हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है, कोई citizens को कोई problem ना हो, कोई hazard ना उससे बने, health hazards ना दे, तो सब चीजें उसमें cover हुई थी. So yes, the Minamata Convention is related to what? That is the mercury. नेक्स्ट इज द रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998 में आई थी, 2004 में इसको अप्लाई किया गया था। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजारस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। मान लीजिए एक पेस्टिसाइड है A1 जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, तो क्या होगा? मान लो इंडिया से जा रहा है वो अफ्रीका, ठीक है, तो इंडिया वाले क्या करेंगे? अफ्रीका को पहले ही बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितना ये डेंजर है, प्रॉपर लेबलिंग की जाती है, किस चीज के लिए डेंजर है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो एवरीथिंग। तो वही बोलने का मतलब है कि कोई भी केमिकल्स जब हम आगे ट्रांसफर करें तो उनको प्रॉपरली क्या किया जाए? उनकी मार्किंग की जाए, ताकि सामने वाले देश को जहां पे आप भेज रहे हो उनको भी कोई इससे नेगेटिव इफेक्ट देखने को ना मिले। सो एज रॉटरडैम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू दैट, द मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस केमिकल्स और द पेस्टिसाइड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ नेक्स्ट इज द COP25 जो कि 2019 में आई थी। 25th मीटिंग थी किसकी? UNFCCC की, ठीक है जी। चलिए कुछ और कन्वेंशन। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब? 1972 में आई, पेरिस में इसको कराया था। रिकॉग्नाइज द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट विद नेचर एंड द फंडामेंटल नीड टू प्रिजर्व द बैलेंस बिटवीन द टू। डिफाइंस द काइंड ऑफ अ नेचुरल एंड कल्चरल साइट्स व्हिच कैन considered for inscription on the World Heritage List under यूनेस्को। सो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में हुई, और बेसिकली ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, उसी के ऊपर इसने काम किया। सो माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, 1979 में आई थी। देन इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, सो दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। मारपोल कन्वेंशन, मारपोल कन्वेंशन क्या है? ओशियंस और सी, मेराइन से ध्यान रखिएगा, मेराइन पॉल्यूशन,
ठीक है, तो यहाँ से MAR उठा लिया, यहाँ से पॉलिसी क्या बन गया, मार्पोल कन्वेंशन। सो वी ऑल नो कि जो शिप्स मूव हो रही हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ओशियंस में हो रही है तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन। अगर शिप में मूव करे तो ऑयल स्पिलिंग हमें देखने को मिलती है, स्मोक भी है। सो उसी चीज को टैकल करने के लिए डन क्या आया था, मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है, सो ये थी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। अब साथ में हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम पढ़ते हैं जब भी हम कोई बात करते हैं ऐसी। सो द फर्स्ट इज द एजेंडा 21। अब ये किससे आया था, हमने अर्थ समिट पढ़ा, डन, अर्थ समिट से ही ये शिमला। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको आपने नाम दिया था रियो समिट 1992 में, उसी से क्या निकला, एजेंडा 21। So the agenda emphasizes on the issues like poverty, health, consumption patterns, natural sources, financial resources and human development। 21 क्या है, 21st सेंचुरी। अब रोटी कपड़ा मकान इशू नहीं रहा है, बाकी चीजें इशू रह गया, हेल्थ इशू है, पॉवर्टी इशू है, कंजम्पशन पैटर्न्स इशू है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द पेरिस एग्रीमेंट 2016। ये किससे आया था, जब यूएनएफसीसी उसमें मिला हमें। सो डीलिंग विद द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड फाइनेंस स्टार्टिंग इन द ईयर 2020। अडेप्टेशन मैंने आपको बता दिया, मिटिगेशन मैंने आपको बता दिया, साथ में उन्होंने क्या बोला था कि फाइनेंसेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ओपन फॉर द सिग्नेचर ऑन 2016 अर्थ डे के दिन ही, जो कब है, 22 अप्रैल, एट अ सेरेमनी इन द न्यूयॉर्क, एंड ऑलरेडी 131 ने इसको साइन किया था। सो पेरिस एग्रीमेंट किसके रिलेटेड है, टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कार्टेजियन प्रोटोकॉल्स हमने किसके लिए पढ़ा था, जेनेटिक मटेरियल्स को जब हम मूव करते हैं। लिविंग मॉडिफाइड आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, उनको जब मूवमेंट। सो it is an international agreement which aims to ensure the safe handling, transport and use of living modified organisms resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on the biological diversity। मान लो हमने कोई जेनेटिक चेंज किया, कुछ भी हमने ऐसा कुछ किया किसी मतलब एनिमल्स के अंदर नॉर्मली हम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एनिमल को बहुत ध्यान से रखेंगे, उसको कहीं आगे भेजना तो बहुत ध्यान से भेजेंगे। सो इन सब पर्टिकुलर चीजों पे क्या है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं आपका जब मन के किसी को भी उठा के आप ले आओ रिसर्च लैब के अंदर, नो, देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजन। सो एक वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू हुम, दैट इज अ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। चलिए कुछ और चीजें, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट 1992 में, रियो डी जेनेरो हमने देख लिया। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वेयर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, रिव्यूड प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21, जो कब आया था, 1992 में। उसके बाद वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई कब, 10 साल बाद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगेन 10 साल बाद देखो फिर हुई 2012 में। सिक्योरिंग रिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पहली बार 1992 में हुई। एजेंडा 21 सामने आया, एजेंडा 21 को रिव्यू करने के लिए 2002 में हुई। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर 10 साल बाद हुई 2012 में ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड यूज एंड वाटर इक्वलिटी, कब हुई थी, 2017 में, हेग, नीदरलैंड्स। So discussion on the policy cycle to enable enhancing the quality of the water environment, which includes problem recognition, formulation of technical options, they and also interaction। So basically हमें water के proper optimal use के लिए ही ये particular सामने आया था, that is in 2017 हेग, नीदरलैंड्स में इसको कराया गया। चलिए कुछ अथॉरिटीज के बारे में भी जान लेते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए पर्टिकुलरली बनाई गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बनाया गया, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर्स है। सो टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस अंडर द, जो हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, उसी के अंदर जितने प्रोविजंस उनको पर्टिकुलरली प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए इसे सामने लाया, ताकि जो हमने बायोडाइवर्सिटी के प्रति कदम उठाया कंजर्व करने के लिए, उनको हम अच्छे से टैकल कर सके। नेक्स्ट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009 में, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। सो टू सेफगार्ड द ड्रेनेज बेसिन, कल गंगा, जितना भी गंगा बेसिन के अंडर सारा ड्रेनेज एरिया है, चाहे उसकी ट्रिब्यूटरीज हो कुछ, उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। जो पॉल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है उसको टैप किया जाएगा, कम किया जाए। तो कब आई थी गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, 2009 में। एनजीटी 2010 में बाय द न्यू दिल्ली, इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल सोर्सेज, तो नाम ही दिखा रहा है, डन। सो बेसिकली न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के जो हमने आइटम्स लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, उन सबको ध्यान रखेगा। सो यस, दिस इज द एनजीटी। R20 रीजन ऑफ क्लाइमेट एक्शन 2010 में आया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है।
सब नेशनल गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट द लो कार्बन एंड क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखो इस टाइम पे वैसे भी हर जगह फोकस किस पे है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट रेजिडेंट, इको फ्रेंडली, ग्रीन एनर्जी, इन्हीं सब चीजों पे गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है। सो ये ग्रीन इकोनॉमी जिसको कहते हैं उसके प्रति तो आर 20 रीजन्स ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। नेक्स्ट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, 1948 में इसको बनाया था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। बेसिकली फ्लोरा एंड फौना दोनों जो भी हमारी एक्सटिंक्ट होने वाली है, एंडेंजर है, जिनको खतरा है, सो हम कैसे करते हैं, रेयर से चलते हैं, लीस्ट कंसर्न, देन वी गॉट अ वल्नरेबल कैटेगरी, ठीक है, थ्रेटन, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो अगर कोई नॉर्मल से जो कोई ज्यादा खतरा नहीं है, धीरे धीरे बहुत कम खतरा है लीस्ट कंसर्न में, जो बहुत ज्यादा डेंजर साइन जिसके ऊपर है, सो वी कॉल इट एज अ व्हाट, अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब उसके बाद जब वो भी नहीं संभलेगा तो फिर एक्सटिंक्ट, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कब बनाया गया, इन द ईयर 1961, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग ट्रेंड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, सो उस चीज के लिए भी ध्यान किया गया। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू UNEP प्रोग्राम, 1972 में आया था, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। कोऑर्डिनेशन व्हाट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एग्जिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आपने एक पर्टिकुलर फील्ड में आप जीत चुके हैं, सक्सेस हासिल हो गई है, तो किसी और कंट्री को आप हेल्प करो, तो यही इसका सारा का सारा मेन एम था। इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, 1985 में पिक्चर में, योकोहामा दैट इज इन जापान, to provide sustainable management and legal harvesting of forests that produce tropical timber and promote emission। तो ये नाम ही दिखा रहा है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉरेस्ट के साथ साथ जो भी टिम्बर प्रोड्यूसिंग जो भी उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, इसलिए बनाई गई है इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। IPCC जिनेवा 1988 में, provide the world with an objective scientific view of climate change and its political and economic impacts, correct, so उसी के ऊपर आया था। देन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी 2009 में, दैट इज द मजदार सिटी UAE में बनाया गया। किसके लिए, नाम ही बता रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना है हमने, ठीक है जी। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी 1991 में बनाया गया वॉशिंगटन में, एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज विद द हेल्प विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो सारे बैठ के मिल बैठ के आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, का इसका हेडक्वार्टर इज द नॉर्फॉक वर्जीनिया। किस लिए काम करता है, जब भी लोग एनिमल्स के साथ गलत करते हैं, कभी हम वीडियोस देखते हैं डॉग को थर्ड फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया, कुछ भी जहां पे हमें देखा जा रहा है कि एनिमल्स के साथ गलत हो रहा है, सो यस पेटा वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। In the last कुछ days देखिए, World Wetland Day we always celebrate on the 2nd February. World Water Day we mark on the when, that is 22nd March. Similarly, Earth Day 22nd April. Biodiversity Day is on 22nd May. World Environment Day we mark on the 5th June. World Natural Conservation Day 28th July. International Tiger Day 29th July. Disaster Reduction 13th October. Then International Day to Combat Desertification and Drought, that is on the 17th June. So these were some of the important days, and at the last we'll be seeing some climate summits. तो देखिए 1992 UNFCCC, 1997 COP3 जब हुई थी, देन क्योटो प्रोटोकॉल इसमें सामने आई थी। 2007 में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन 13 बाली में, देन बाली रोड मैप सामने आया। तो ऑफकोर्स सब क्लाइमेट के लिए काम करेंगे। 2009 में हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन 15, दैट इज इन द कोपेनहेगन, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग 2 डिग्री सेल्सियस चैलेंज जो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। देन वी आर हैविंग ईयर 2013 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 हुई थी वार्सोविया में, वार्सो मैकेनिज्म सामने आया था हमारे अंदर, एग्रीमेंट, ठीक है। देन वी हैव द 2014 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन 20 लीमा, कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अ ग्लोबल एग्रीमेंट। 2015 में पेरिस में हुई, पेरिस एग्रीमेंट सामने आया। 2016 में माराकेश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22 थी वो, देन सो माराकेश पार्टनरशिप, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब इफेक्ट में आ गए। 2017 again held in Bonn, then 2018 it is in the Katowice, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट पे ही रूल्स देखे गए। एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ 25 का चिले, दैट इज इन मैड्रिड में हेल्ड हुई, एंड 26 इज ग्लासगो, तो वहां पे है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। सो ये थे हमारे कुछ, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने सारी जो ऊपर डिस्कस की मेन कन्वेंशंस। एंड वैसे भी आपको यही पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द मेन कन्वेंशन, कौन से ईयर में आई है और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद कोई भी थर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सो बाकी नॉर्मली आइडिया इज गुड, बिकॉज रे टू रे अगर आपको कंफ्यूज किया तो थोड़ा सा डीप और जा सकते हैं, बट एस यू शुड स्टडी। पहली चीज तो क्या है, ईयर देखो कब आई है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।